ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन है। मेरा नाम हेमंत है। आज हम लोग हमारी नक्षत्र सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे मघा नक्षत्र के बारे में। आप ये चीज़ समझिए कहीं ना कहीं कि जो नक्षत्र है वो हमारे जीवन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खुद को समझने में, लोगों को समझने में और समझ कर जो कमियां हैं उन्हें दूर करने में। तो जो बाकी नक्षत्र के जो मैंने वीडियोस बनाए आप उन्हें ज़रूर देखें, वो ज़रूर आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या है मघा नक्षत्र, कैसे होंगे जातक, क्या होगी उनमें गुण विशेषताएं, क्या होगी उनमें कमियां, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, क्या रहेगा उनका लकी लेटर, लकी नंबर, और अंत में हम बात करेंगे कि अगर नक्षत्र बुरे प्रभाव में है तो क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो ज़रूर पूरा देखें। हम बात करते हैं मघा नक्षत्र के बारे में। ये 10वां नंबर का नक्षत्र है और इस नक्षत्र का जो विस्तार है, जो क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट का इसका विस्तार क्षेत्र है। और ये नक्षत्र पूरी तरह से सिंह राशि में आता है। अगर हम बात करें जो मघा शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कहीं ना कहीं मघा का मतलब होता है भव्य, विशाल, जैसे हम कहते हैं ना मैग्निफिशेंट, बलवान, ताकतवर। इन सभी चीज़ों को हम लोग मघा नक्षत्र से जोड़कर देखते हैं। कहीं ना कहीं ये एक राजसी सिंहासन को दर्शाता है। ये कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं एक ताकत को दर्शाता है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत जो भव्यता है, जो विशालता है, उदारता है, उसको कहीं ना कहीं नक्षत्र दर्शाता है। अब हम बात करें इस नक्षत्र के जो राशि स्वामी बनते हैं वह सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव अपने में कहीं ना कहीं हमारी जो आत्मा है उसके कारक है। सूर्यदेव कहीं ना कहीं जीवन के कारक कहे गए हैं। सूर्यदेव कहीं ना कहीं नेम, फेम, अथॉरिटी, यश, उन सभी चीज़ों के कारक हैं। तो वो यहाँ आकर राशि स्वामी बनते हैं। वही हम बात करें इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो कहीं ना कहीं केतु देव है। और केतु देव कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं एक हायर स्पिरिचुअल लर्निंग उसके कारक है, एक हायर इंटेलिजेंस के कारक हैं। केतुदेव कहीं ना कहीं हमें जो हमारे पास्ट लाइफ है उससे जोड़ते हैं। तो केतुदेव इस नक्षत्र के स्वामी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं केतुदेव एक हायर इंटेलिजेंस के कारक हैं। तो इस नक्षत्र के जो नेटिव होते हैं कहीं ना कहीं उनके पास एक हायर इंटेलिजेंस ज़रूर होती है। अब हम बात करें कि इस नक्षत्र से जोड़कर किन देवता को देखा जाता है, तो वो है पितृदेव है। और हम जैसे हम सभी लोग जानते हैं पितृदेव जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो इस नक्षत्र के देवता कहे गए हैं। और ये ज़रूर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि इस नक्षत्र के जातकों पर पितृ देवता या पितरों की कहीं ना कहीं विशेष कृपा होती है। या मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं अगर ये उन्हें याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो इनके कहीं ना कहीं जो काम है वो बनते हुए ज़रूर देखे जाते हैं। या मैं कहूँ कि पितरों की इन पर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग होती ही होती है। हाँ, एक और चीज़ हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि अगर ये जब भी कोई जातक मघा नक्षत्र में जन्म लेता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो उनके पितृ हैं या जो उनके एंसेस्टर्स हैं कहीं ना कहीं उनका रीबर्थ, उनका पुनर्जन्म उस जातक के रूप में उन्हीं के घर परिवार में दोबारा हुआ है। तो ये सब हम बातें जोड़कर देख सकते हैं। और जो पितृदेव हैं कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें राह दिखाते हैं, हमें डायरेक्शन दिखाते हैं कि हमें किस तरफ बढ़ना है, किस तरफ से हमें अपने आप को आगे ले जाना है। तो ये सभी जो पितृदेव का आशीर्वाद कहें या पितृदेव की जो कृपा है वो इन जातकों पर ज़रूर होती हुई देखी जाती है। और एक बहुत विशिष्ट चीज़ यहाँ बनती है कहीं ना कहीं कि जो मघा नक्षत्र के जो नेटिव्स हैं इन पर पितृदेव का आशीर्वाद तो है ही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये अपने एंसेस्टर्स को या अपने पितरों को कहीं ना कहीं सपनों के माध्यम से ये लोग या किसी और तरीके से ये लोग उनको अपने आसपास फील कर पाते हैं। या मैं कहूँ कि एक हम कह सकते हैं कि जो एंसेस्टर्स हो गए या जो इनके पूर्वज हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इनका एक विशेष रूप से ज़रूर अटैचमेंट होता ही होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं या ये जो नेटिव्स हैं जिनका लग्न नक्षत्र या मैं कहूँ कि चंद्रमा का जो नक्षत्र है अगर वो मघा नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने परिवार से, अपनी रूट से, अपनी जड़ों से, अपने पूर्वजों से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए होते ही होते हैं। और ये ज़रूर चाहते हैं अपने जीवन में कि अपने कुल के लिए, अपने वंश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ ज़रूर करे ही करे अपने इस जीवन में।
और एक ख़ास बात कि कहीं ना कहीं इन लोगों को अपने पितरों पे, अपने एंसेस्टर पे, अपने पूर्वजों पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक प्राउड फीलिंग बहुत स्ट्रांगली होती हुई देखी जाती है। ये बात हुई इस नक्षत्र के देवता के बारे में। अब हम बात करें कि इस नक्षत्र का जो चिन्ह है वो क्या है। तो इस नक्षत्र का जो चिन्ह है कहीं ना कहीं एक जो पहला चिन्ह है वह हसिया है। हसिया एक तरह का औजार है जो कहीं ना कहीं फसल को काटने के लिए काम में लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ दिखाता है, वो ये चीज़ बताता है कि कहीं ना कहीं कि जब मेहनत करके या परिश्रम करके किसी फसल को लगाया गया है, उसके बाद उसको काटने का जो सुख है या जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं ये जो चिन्ह है हसिया वो दर्शाता है। या इसको हम ऐसे भी जोड़कर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग अपनी मेहनत से, या मैं कहूँगी दे आर टाइप ऑफ दोज पीपल हु आर सेल्फ मेड, कि ये लोग अपनी मेहनत से अपने आप को कहीं ना कहीं आगे रख पाते हैं, जीवन में लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं, या जो जितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं कहीं ना कहीं अपनी खुद की मेहनत से करते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये हसिया जो प्रतीक चिन्ह है इन चीज़ों को शो करते हुए देखा जाता है। सेकंड जो दूसरा जो चिन्ह है जो इस नक्षत्र से हम लोग जोड़ सकते हैं वह है पालकी। अब पालकी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, अगर हम पुराने समय की बात करें तो कहीं ना कहीं किसी नगर, किसी विशेष जगह पे जब पालकी की बात होती थी वो इस प्रकार से कही जाती है कि जो कोई किसी नगर में कोई व्यक्ति विशेष जब किसी पालकी में आता है तो वो ये चीज़ दर्शाती है कि वह व्यक्ति विशेष उस पर्टिकुलर नगर विशेष में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठावान है। वो कहीं ना कहीं एक रॉयल्टी को दर्शाता है कि किस प्रकार से एक पालकी में बिठाकर 4 लोग लेकर उसको चलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये नक्षत्र एक रॉयल्टी का प्रतीक भी है, या एक राजसी जो ठाट बाट है उसको भी कहीं ना कहीं दर्शाता हुआ ज़रूर दिखता है। तो ये बात हुई इस नक्षत्र के बारे में। अब हम बात करें कि इस नक्षत्र से जुड़े हुए जो नेटिव्स हैं, जो जातक हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं या उनका कैसा स्वभाव हो सकता है। तो पहली बात, एक बहुत अच्छी क्वालिटी है इन लोगों में कहीं ना कहीं कि ये लोग बहुत अच्छे मित्र बनते हुए देखे जाते हैं। ये हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं मित्रता काफ़ी हद तक या बहुत देर तक या लास्ट तक निभाते हुए देखे जाते हैं। हाँ, पर एक और चीज़ ज़रूर है कि जब ये लोग हम कहें कि जब मित्रों की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं जो कहीं ना कहीं ओपन माइंडेड है, या मैं कहूँ कि ओपन माइंडेड लोगों के साथ ये मित्रता करते हुए ज़्यादातर देखे ज़रूर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग खुद भी बहुत ओपन माइंडेड होते हैं। इनका थॉट प्रोसेस जो है, सोचने का जो तरीका है, जो नज़रिया है, कहीं ना कहीं बहुत ब्रॉड होता है, जो कहीं ना कहीं ये अपने, या मैं कहूँ कि ये लोग फिर इस प्रकार से, या इनका जो थॉट प्रोसेस जो कि बहुत ब्रॉड है उस वजह से कहीं ना कहीं ये अपने आप को लोगों से अलग ज़रूर कर पाते हैं। आगे हम बात करें, जैसा कि हमने कहा कि केतु देव इस नक्षत्र के जो है स्वामी ग्रह बनते हैं और सूर्य देवता राशि स्वामी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि सूर्य कहीं ना कहीं अथॉरिटी के कारक है और केतु देव कहीं ना कहीं हायर इंटेलिजेंस के कारक है। तो कहीं ना कहीं इन जातकों के पास एक डेफिनेटली एक हायर इंटेलिजेंस होती है, या एक हम कहते हैं कि तीव्र एवं तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता वाले ही जातक होते हैं ज़रूर कहीं ना कहीं। एक और जो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, इसकी मैंने पहले ही बात की कहीं ना कहीं कि ये लोग सेल्फ मेड होते हैं, ये अपनी मेहनत में बिलीव करते हैं, या मैं कहूँगी कहीं ना कहीं ये लोग इजीली फेवर लेते हुए नहीं देखे जाते हैं। उससे मतलब मेरा ये है कि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये अपना काम खुद से करें या अपनी लाइफ में खुद से आगे बढ़ें, जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये लोग किसी से बेवजह का फेवर या हेल्प लेना पसंद नहीं करते हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक बहुत विशिष्ट गुण है इन लोगों में। आगे हम बात करें इन क्वालिटीज़ के बारे में अगर, और जैसे कि ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं लाइफ में, और लाइफ में खुद बहुत कुछ करना चाहते हैं, खासकर अपने परिवार के लिए, खासकर अपने पूर्वजों के लिए, अपने वंश के लिए लोग बहुत कुछ आगे करते हुए देखे जाते हैं। और एक जो क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी इन लोगों में, खासकर जो नक्षत्र की जो महिलाएँ हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कहीं ना कहीं दे आर टाइप ऑफ दोज लेडीज़ हु आर बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, मतलब कि बेहद सुंदर होती, बेहद आकर्षक होती है अनडाउटेडली। साथ साथ बहुत ज़्यादा बोल्ड होती है अपने डिसीजन में, उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती है, इंडिपेंडेंट होती है, थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं ब्रॉड होता है। तो इस जो भी जातिकाएँ हैं इस नक्षत्र की, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत विशिष्ट होती ज़रूर है। आगे हम बात करें कि जैसे कि ये एक सूर्य प्रधान नक्षत्र है, या जो इस नक्षत्र के राशि स्वामी है वह सूर्य देव है,
तो आप कह सकते हैं कि सूर्यदेव डेफिनेटली कहीं ना कहीं अथॉरिटी के कारक हैं, सूर्यदेव कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन जातकों में हम कह सकते हैं कि एक इनबिल्ट या एक बाय बर्थ हम कह सकते हैं कि एक लीडरशिप क्वालिटी होती ही होती है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर रहते हैं तो अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, या हम कहें कि एक नेतृत्व करने की जो क्षमता है इनमें बहुत कुशल होती ही होती है, जो कहीं ना कहीं इनको जीवन में जो बड़े डिसीजन लेने में हेल्प करते हुए देखी जाती है। या जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग काम कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली अपने आप को फोर फ्रंट पर ज़रूर रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, करियर में ग्रोथ के लिए डेफिनेटली हेल्प करती हुई ज़रूर देखी जाती है। एक और ख़ास बात की मघा नक्षत्र के नेटिव्स में कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग आकर्षण होता ही होता है। और ख़ासकर जो विमेंस हैं, जो लेडीज़ इस नक्षत्र की कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि उनकी जो नेक है, दे हैविंग अ वेरी वी से दे हैव टाइप ऑफ ए लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल नेक। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सब इन लोगों को दूसरे जातकों से ज़रूर विशिष्ट बनाती है। डेफिनेटली ये लोग ज़िम्मेदार होते हैं अपने जीवन में, और ये ज़रूर होता है कि शुरुआती जीवन में कहीं ना कहीं इनको दिक्कतें हों, बट ये अपनी लाइफ में जो भी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है उसे ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से निभाएं, और काफ़ी हद तक ये लोग कर भी पाते हैं। जैसे केतुदेव इस नक्षत्र के स्वामी हैं, तो डेफिनेटली ये लोग धर्म को मानने वाले या धर्म के प्रति कहीं ना कहीं इनका झुकाव होता ही होता है। आप ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये लोग अगर नक्षत्र बहुत अच्छे डायरेक्शन में या बहुत हायर एंड पे काम कर रहा है तो ये लोग बहुत अच्छे, हम कह सकते हैं कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स जो होते हैं, जो कानून को मानने वाले, कानून के दायरे में रह के कार्य करने वाले, तो इस प्रकार के लोग हम कह सकते हैं, या इस प्रकार की क्वालिटीज़ हम लोग इस नक्षत्र से जोड़कर बिल्कुल कह सकते हैं। एक जो मुझे जो लगता है पर्सनली, एक जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी इन लोगों में कि ये बोलने में बहुत कुशल होते हैं, इनकी जो वाक पटुता है या जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। या मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं आप इनकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आप इन्हें बहुत इजीली पहचान सकते हैं भीड़ में भी, या अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से ये लोग भीड़ में भी अपने आप को आगे ज़रूर रख पाते हैं। अब एक और हम बात करें तो कहीं कि जो इस नक्षत्र का जो गुण है, कहीं ना कहीं ये नक्षत्र तीक्ष्ण नक्षत्र है। तो कई बार ये लोग अपने हक को पाने के लिए, या जो कहीं ना कहीं वास्तविकता में सही भी है उसको पाने के लिए डेफिनेटली ये लोग आगे बढ़ते हुए दिख सकते हैं, या अपने हक को पाने के लिए लोग लड़ भी सकते हैं। सूर्य प्रभावी नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं ये लोग अटेंशन सीकर होते हैं। ये लोग ज़रूर चाहते हैं कि ये कोई भी काम करें तो लोग उन्हें अप्रिशिएट करें, या लोगों की नज़र में आना, जिसे हम कहते हैं कहीं ना कहीं कि लोग इन्हें जानें, लोग इन्हें पहचानें। ये एक गुण ज़रूर इन लोगों में बनता है। तो मेरे हिसाब से इस नक्षत्र में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो इस नक्षत्र को कहीं ना कहीं दूसरे नक्षत्रों के सापेक्ष में कहीं ना कहीं एक विशिष्ट नक्षत्र बनाती है। अब हम बात करें कुछ, अगर हम नेगेटिव साइड की हम बात करें, कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड नहीं कहूँ अगर मैं, जैसे कि मान लो मैं जो ये नक्षत्र है, कहीं ना कहीं ये एक अधोमुखी नक्षत्र है। तो कहीं ना कहीं जो नेटिव्स हैं वो अपनी लाइफ में पास्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए देखे जा सकते हैं, या मैं कहूँ कि अपने पास्ट को, चूँकि नक्षत्र अधोमुखी है तो अपने पास्ट को लेकर ये लोग बार बार सोचते हुए, या कहीं ना कहीं उसकी वजह से अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाते हुए, या इस प्रकार की सिचुएशन आ सकती है कि पास्ट लाइफ में ज़्यादा खो जाना, ज़्यादा विचार करना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लाइफ में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो थोड़ी बढ़ती हुई देखी जा सकती है। एक और ख़ास बात आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कहीं ना कहीं कि जब मघा नक्षत्र की हम बात करेंगे तो ये जो इससे पिछला नक्षत्र था, जो 9वां नक्षत्र था अश्लेषा नक्षत्र, उसके बाद वाला ये नक्षत्र है जहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के जो पहला चरण है, जो पहला पद है, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस नक्षत्र का जो पहला चरण है कहीं ना कहीं वो गंडांत बिंदु में आता है, गंडांत पॉइंट पे आता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ हम कह सकते हैं थोड़ी एक्सट्रीमिटीज़ ज़्यादा होती है लाइफ में लेकर, थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सजेस्ट किया जाता है, खासकर जब कोई भी नक्षत्र गंडांत बिंदु पे है तो ज़रूर एक नक्षत्र शांति पूजा के लिए इन लोगों को सजेस्ट किया जाता है। तो ये बात हम ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप इस नक्षत्र के जातक हैं और अगर गंडांत बिंदु पे अगर पहले चरण में अगर आप लोग हैं तो आप ज़रूर नक्षत्र शांति पूजा करवाएं।
हम बात कर रहे थे नेगेटिव साइड की कहीं ना कहीं। वैसे तो मेरे हिसाब से क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं लोगों के पास कहीं ना कहीं। नेगेटिव साइड की मैं बात करूँगा कहीं ना कहीं की, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब ये लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, या हम कहें कि व्हेन दे अर्न एम्पल अमाउंट ऑफ वेल्थ, या इनके पास कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जब पैसा या पावर आ जाता है कहीं ना कहीं, तो हाँ, तो ये ज़रूर देखा जाता है कि इन लोगों का व्यवहार कहीं ना कहीं थोड़ा बदल जाता है, या ये जो उनका पहले जो एक विनम्रता थी इनमें कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाती है हम कह सकते हैं, या ये शायद पिछले लोगों को भूलते हुए देखे जा सकते हैं, या मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं पैसा पावर आ जाने के बाद ये लोग शायद गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, या गलत शौक पालते हुए देखे जा सकते हैं, या हम कहें कि कहीं ना कहीं हाँ, एक और चीज़ की फिजूल खर्ची जो है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है अगर ये नक्षत्र नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो आप उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। एक और कि जैसे कि ये सूर्य प्रधान नक्षत्र है, और अगर नेगेटिव साइड में वर्क कर रहा है तो मान के चलो कई बार ये लोग किसी की बात को नहीं सुनते हैं, या किसी से एडवाइस इजीली नहीं लेते हैं, या बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हठी हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, इजीली बात को नहीं मानते हुए देखे जाते हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई देखी जाती है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं खुद तो सफ़र करते ही करते हैं लोग, और अपने आसपास फैमिली मेम्बर्स कहीं ना कहीं वो भी इस वजह से सफ़र करते हुए ज़रूर देखे आते हैं। तो मेरा इन लोगों से विशेष आग्रह रहेगा कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने ऊपर इस चीज़ को डोमिनेट ना होने दें। एक जो सबसे हम कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्वालिटियाँ कहीं ना कहीं बनती है कि ये लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी फेज़ में, या जब नक्षत्र बहुत नेगेटिवली वर्क कर रहा है, लोअर एंड पे काम कर रहा है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा इगोस्टिक हो सकते हैं। इनमें काफ़ी जो घमंड है काफ़ी प्रचुर मात्रा में बढ़ सकता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और अगर मैं इसके पीछे थोड़ी अगर हम माइथोलॉजिकल स्टोरी की हम बात करें, तो इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी जिसको भगवान नक्षत्र से जोड़कर देखा जाता है, वो इस प्रकार से है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे, जब उन्होंने जो कालिया नाग था, जो कालिया सर्प था, उसका जो गर्व दमन किया था, कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर नाचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इस नक्षत्र से जोड़कर देखी जाती है। वो इस प्रकार से है कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कालिया नाग है उसका उन्होंने जो गर्व दमन किया है, वो ये बताते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण उस पर नाच रहे हैं, सांप पे, उस कालिया नाग पे, तो वो ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने गर्व दमन किया है, और जो इंसान की जो बेस डिज़ायर्स है, बेस डिज़ायर का मतलब कि कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाना, आपका बहुत ज़्यादा जैसे इस नक्षत्र की बात करें तो ईगोस्टिक हो जाना, तो कहीं ना कहीं वो जो भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का जो गर्व दमन करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र से हम लोग जोड़कर देख पाते हैं। और वहाँ ये ज़रूर सीख मिलती है कि आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो अपना ईगो है उसे थोड़ा ज़रूर कम करना पड़ेगा। बिकॉज आप समझिए, मघा जो शब्द है वो अपने आप में बहुत विशिष्ट है, वो अपने आप में बहुत बलवानता को दिखाता है, एक ताकत को दिखाता है, एक हायर मैग्निफिसेंट साइड को दिखाता है, एक सिंहासन को दिखाता है, एक राजसी प्रवृत्ति को दिखाता है, एक हायर जिसे हम कहते हैं ना रॉयल्टी, उसको दिखाता है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं आप राजा सरीके के तभी बन पाएंगे, या आप उस सिंहासन जो ये मघा नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है उसको तभी पा पाएंगे अपने जीवन में, जब कहीं ना कहीं आप जो अपनी बेस डिज़ायर्स हैं उनको कम करें, आप अपनी इच्छा शक्ति को केंद्रित रखें, और अपनी जो इच्छाएं उनको सीमित रखें, और अपने ईगो को कम रखें, तभी शायद आप राजा सरीके के बन पाएंगे, और फिर जो सिंहासन जो आपके लिए बनाया गया है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना ही होगा। तो ये बात हुई कहीं ना कहीं कि इस नक्षत्र के जो जातक हैं उनमें क्या गुण हो सकते हैं, क्या कमियां हो सकती हैं। अब हम बात करें प्रोफेशन के बारे में, तो जैसे पहली बात तो ये कहीं ना कहीं कि ये नक्षत्र अधोमुखी है, तो पास्ट लाइफ से आपको जोड़ता है, या मैं कहूँ कि आप ज़्यादातर पास्ट लाइफ में खोए हुए देखे जा सकते हैं, या जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनसे आपका स्ट्रॉन्ग लिंक हो सकता है, चाहे एंटिक आइटम्स हो, चाहे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो। तो ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट जहाँ हम लोग कुछ डीप रिसर्च कर रहे हैं हमारी हिस्ट्री की तरफ, या मैं कहूँ कि टूवर्ड द पास्ट लाइफ, जैसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, या मैं कहूँ ज्योतिष जो हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, तो इन प्रोफेशन में ये लोग अच्छा कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं, या इन प्रोफेशन में ये लोग चूज़ कर सकते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये एक हायर लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है, तो डेफिनेटली आप लोग एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस बनते हुए देखे जाते हैं इस नक्षत्र के जातक, या लॉयर्स बन सकते हैं, या
ऐसा प्रोफेशन जहाँ कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी की आवश्यकता है। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, और ख़ासकर कोई भी टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग फील्ड है, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड हम लोग कह लें, या मेडिकल फील्ड में भी खासकर जो सर्जिकल फील्ड है वहाँ पर ये लोग बहुत अच्छे से करते हुए देखे आते हैं। या कहीं ना कहीं आप अपने करियर को इन डायरेक्शन में या इन क्षेत्रों में ज़रूर ले जा सकते हैं। एक और जो वेदर फॉरकास्ट रीडर्स होते हैं आप, या वेदर फॉरकास्टिंग करते हुए देखे आते हैं, या किसी भी प्रकार की जो भविष्यवाणी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं जो एस्ट्रोलॉजी है, इस प्रकार के क्षेत्रों में आप लोग बहुत अच्छे से कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये तो बात हुई कार्य क्षेत्र की। और मैं एक्चुअली ऐसे ही नहीं कह रहा, एक्चुअली आप समझिए कहीं ना कहीं कि ये जो नक्षत्र है इससे बहुत विशिष्ट लोग जुड़े हुए हैं। जैसे आपको एग्जांपल समझाऊं तो जो डॉक्टर SD राधाकृष्णन थे, कहीं ना कहीं उनका चंद्रमा भी मघा नक्षत्र से संबंधित था। या हम कहें कि जो माइकल जैक्सन थे, जो अपने फील्ड में बहुत विशिष्ट थे, कहीं ना कहीं उनका जो लग्न और जो सूर्य नक्षत्र है वो भी मघा नक्षत्र ही है। और एक जो अभी अब जो करंट समय में हम बात करें तो जो एलॉन मस्क है, जो टेस्ला कंपनी के जो CEO है, उनका जो चंद्रमा है वो भी मघा नक्षत्र में है। तो आप समझ सकते हैं कि एक लीडरशिप क्वालिटी, एक बड़ा बिजनेसमैन बनने वाली जो स्किल, एक बड़ा इंडस्ट्री बनने वाली जो स्किल्स है, ये सभी आपको नक्षत्र ज़रूर प्रदान करता है। हम एक और चीज़ अगर हम बात करें कि मध्य लोचन नक्षत्र के हिसाब से कहीं ना कहीं, तो अगर हमसे कोई अगर इस नक्षत्र में कोई चीज़ खो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वो नक्षत्र, वो चीज़ आपको चीज़ हो सकती है कि कोई बच्चा गुम हो जाए, कोई गुमशुदा हो जाए। तो कहीं ऐसा कहा जाता है कि इस नक्षत्र में अगर ऐसा कुछ हुआ है, इस नक्षत्र के दौरान अगर ऐसा हुआ है जब चंद्रमा इस नक्षत्र में है, तो कहीं हम कह सकते हैं कि 20-25 दिन में वो ज़रूर लौट के आपको मिल जाती है, क्योंकि ये एक मध्य लोचन नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार से हम लोग ज़रूर कह सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ कि सूर्य अगर इस नक्षत्र में है, मघा में, और अगर शनि इस नक्षत्र में है, तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हुए देखा जाता है। कहीं ना कहीं जो जुपिटर है, जो बृहस्पति है, अगर वो इस नक्षत्र में होते तो कहीं ना कहीं वो फिर पितृदोष को ज़रूर यहाँ दर्शाते हुए देखे जाते हैं। अब हम बात करें कि इस नक्षत्र से जुड़े हुए जातकों की हेल्थ किस प्रकार की रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। जैसा मैंने कहा कि अधोमुखी नक्षत्र है, आपको कहीं ना कहीं पास्ट में रखता है। तो जो भी जेनेटिक बीमारियां हैं या जेनेटिक डिजीज़ है वो होती हुई देखी जा सकती है आपको, या कोई हेरिडेटरी प्रॉब्लम है वो होती हुई देखी जा सकती है आपको। सामान्यतः वैसे आपकी हेल्थ ठीक ही रहती है। एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, आँखों के संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, आईसाइट प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़रूर होती हुई देखी जा सकती है। अब हम बात करें इस नक्षत्र के लकी नंबर का, तो लकी नंबर से मेरा मतलब यह है कि अगर आप कोई नया घर खरीदते हैं, कोई फ्लैट खरीदते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, या कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आप कोशिश करें कि 1 या 7 नंबर से जुड़ी हुई कोई प्रॉपर्टी खरीदें। बिकॉज 1 और 7 कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के लिए लकी नंबर है। तो अगर आप घर खरीदते हैं तो कोशिश करें 1 या 7 उससे रिलेटेड हो, गाड़ी खरीदते हैं तो उसका सम कहीं ना कहीं 1 या 7 हो, तो डेफिनेटली आपको ज़रूर हेल्प करेगा ही करेगा, या आपके लिए शुभ फलदायी होगा ही होगा। हाँ, लकी लेटर की हम बात करें तो M जो है, M इस नक्षत्र का लकी लेटर है। तो आप कोई भी अगर अपना नया प्रतिष्ठान स्टार्ट करते हैं, अपना नया ऑर्गेनाइजेशन, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपनी कोई नई दुकान लगाते हैं, कुछ भी अगर आप नया स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करें कि आप लोग उसका नाम M से रखें। और इस नक्षत्र का जो लकी कलर है वो है आइवरी। तो अगर आप किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो आइवरी कलर का कोई कपड़ा, या तो आप कपड़े पहन लें उस आइवरी कलर के, या अपने साथ कोई ना कोई रुमाल या ऐसा कुछ आइवरी कलर का ज़रूर रखें, तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करते हुए देखा जाएगा, या कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ फलदायी होगा ही होगा। अब हम बात करें कि कौन से कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं, तो इस नक्षत्र में लगभग सभी शुभ कार्य आप लोग कर सकते हैं। कौन से कार्य इस नक्षत्र में ना करें, तो जो भी कार्य कहीं ना कहीं नीचता को दिखाते हैं आप उन कार्यों को ना करें। जैसे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया उसे ना करें, पैसे की लेन देन होगी, या जब पैसे को कहीं ना कहीं ज्योतिष में अशुभ ही माना गया है तो उसे ना करें, क्योंकि आप समझिए ये नक्षत्र कहीं ना कहीं भव्यता को दर्शाता है। तो जो भी बड़े कार्य हैं आप उसे ज़रूर यहाँ इस नक्षत्र में कर सकते हैं। अब हम बात करें कि अगर ये नक्षत्र आपकी कुंडली में अगर नेगेटिवली वर्क कर रहा है या लोअर एंड पे वर्क कर रहा है, तो कौन कौन से रेमेडीज़, कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो खैर डेफिनेटली आपके नक्षत्र के जो देवता हैं वह पितृदेव हैं, तो आप उनका स्मरण करें,
उनकी पूजा पाठ करें, वो बेहद आपके लिए शुभ फलदायी होगा ही होगा। और जो भगवान श्री हरिहर हैं, आप उनकी पूजा करें, वो भी डेफिनेटली कहने के शुभ फलदायी होगी ही होगी। अंत में एक बात कहूँ कि अगर आप अगर बरगद के वृक्ष की पूजा करते हैं तो वो भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होगी। कारण क्या, आप समझिए कि बरगद का वृक्ष जिस भी जगह होता है उसके आसपास कोई दूसरा वृक्ष पनप नहीं पाता, क्योंकि बरगद का वृक्ष बहुत विशाल होता है। तो उसकी जो विशालता है या वो कहीं ना कहीं जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उसको दिखाती है। और वो बरगद इतना विशाल होता है कि उसकी छाया बहुत देर तक, या मैं कहूँ कि बहुत सारे क्षेत्रों को कवर करती है। तो उसकी जो बरगद के वृक्ष की जो छाया है, कहीं ना कहीं वो आपके पितरों, हमारे पितरों के आशीर्वाद को दर्शाती है। तो डेफिनेटली आप बरगद के वृक्ष की ज़रूर पूजा करें। तो जिस प्रकार से वो छाया दे रहा है, तो वो कहेंगे आप पे पितरों का आशीर्वाद ज़रूर बरसेगा, और जो भी आपके कार्य अटके हुए हैं वो ज़रूर पूरे होते हुए देखे जाएंगे। तो ये सब बातें हम कह सकते हैं इस नक्षत्र को जोड़कर। अब अगर मैं कहूँ कि इस नक्षत्र के चारों चरण की अगर हम बात करें, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर पुश करें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।